हेलो दोस्तों, आओ करें तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें हम करने जा रहे हैं RO प्रीलिम्स के लिए टेस्ट पेपर। और आज का जो हमारा टेस्ट पेपर है वो ध्येय IAS का टेस्ट 2 है, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टेस्ट 2 है दोस्तों, ये सामान्य अध्ययन का फुल टेस्ट है। साथ ही इसमें जो फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो टोटल हम यहाँ पे 140 प्रश्नों का पूरा डिस्कशन करेंगे, 140 प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसके अलावा भी RO के लिए PCS मंत्रा का जो टेस्ट 6 तक है वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। जिन लोगों ने उसका वीडियोस नहीं देखा है प्लीज वो जा करके चैनल पे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस टेस्ट पेपर का आपको PDF मिले तो प्लीज़ आप PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जो टेलीग्राम का एक लिंक है, अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां से इसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फिर हम प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि वो किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। तो देखिए, पहला है इसका कि भारत में सिविल सेवा का जनक, भारत में पुलिस सेवा का जनक और भारत में जिला न्यायाधीश के पदों का सृजन, ये तीनों ही किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। देखिए, भारत में जो सिविल सेवा का जनक और पुलिस सेवा का जनक, साथ ही जो जिला न्यायाधीश के पदों का सृजन है, ये तीनों ही काम जो किया है वो लॉर्ड कार्नवालिस ने किया है। इस वजह से इसका जो सही जवाब है वो ए हो जाएगा, लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस का जो कार्यकाल रहा है वो 1786 से लेकर 1793 तक रहा है। और लॉर्ड कार्नवालिस ने ही सबसे पहले जो है वो पदों पर योग्यता के आधार पर व्यक्तियों की नियुक्ति का नियम प्रारंभ किया था। और इन्हीं के जो शासन में जो न्याय एवं राजस्व व्यवस्था में बहुत सारे सुधार किए गए थे, प्रशासन में बहुत सारे सुधार किए गए थे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन, लिखित में से कौन से वे प्रमुख व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। तो कौन से व्यक्ति थे जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय वो भारत में नहीं थे, वो भारत से बाहर कई सारे देशों में काम कर रहे थे। देखिए, तो वो मैडम भीखाजी कामा थी, M बराकतुल्ला थे और VVS अय्यर थे और MN राय, ये चारों ही लोग थे। इस वजह से इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को किस षड्यंत्र के मामले की परिणति के रूप में फांसी की सजा हुई थी। देखिए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी, जिसको इस समय हम लोग शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इनको जो फांसी दिया गया था वो लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में दिया गया था। इस वजह से इसका सही जवाब ए हो जाएगा, लाहौर षड्यंत्र केस। देखिए, इन लोगों ने क्या किया था कि जो केंद्रीय असेंबली बम कांड था एवं सैंडर्स हत्याकांड में ये शामिल तीनों लोग अभियुक्त थे, इन पे मुकदमा चलाया गया और इसी मुकदमे को जो है वो लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। और इसके तहत जो गवर्नर जनरल द्वारा एक विशेष ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था और वो ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था 1930 में। और इसके फैसला आने पे ही इन्हें फांसी दी गई थी और फांसी इनको दी जाती है 23 मार्च 1931 में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी किस पदवी का परित्याग कर दिया गया था। देखिए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये घटना कब हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 की घटना है। उस समय होता क्या है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी का त्याग किया था। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की पदवी का त्याग किया था। इसके अलावा जो शंकरन नायर ने क्या किया था, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी उससे त्याग पत्र दे दिया था। इसके अलावा जो MK गांधी, महात्मा गांधी थे, इन्होंने कैसर हिंद की पदवी को त्याग दिया था। और जो जमनालाल बजाज थे, इन्होंने जो है वो राय बहादुर की पदवी को त्याग दिया था। तो ये भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स था जो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वेदों में से किस एक की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई है। कौन सा ऐसा वेद है जिसकी रचना जो है वो उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई है। देखिए, ये ऋग्वेद की जो रचना है ये वैदिक काल में हुई, उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई, इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा। इसके अलावा सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तीनों की जो रचना है ये उत्तर वैदिक काल में मानी जाती है। देखिए, जो ऋग्वेद है तो ऋग्वेद का ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में जो है वो टोटल 10 मंडल हैं। इसके अलावा 1028 जो है वो सूक्त हैं और 10,462 जो है वो ऋचाएं हैं। और देखिए, ऋग्वेद ही पहला ऐसा वेद है जहाँ पे जो वर्ण शब्द है इसका प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, इस तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख भी किया गया है। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स था ऋग्वेद के बारे में, इसका भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। देखिए, बौद्ध
बौद्ध धर्म का जो इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है वो सुत्त पिटक को कहा जाता है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, सुत्त पिटक। देखिए बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है, कौन कौन से? सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम पिटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ प्रमुख तीर्थ तथा उनके प्रमुख युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो चाणक्य हैं। चाणक्य इसके लेखक हैं और ये जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है उसका एक प्रमुख स्रोत है, अर्थशास्त्र से ही जानकारी प्राप्त होती है। तो जो मौर्य साम्राज्य में तीर्थ होता था, तो तीर्थ का मतलब होता था कि जो केंद्रीय प्रशासन के विभाग होते थे वो कई भागों में बंटे होते थे और उन्हीं विभागों को तीर्थ कहा जाता था। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ तीर्थ है और उसके प्रमुख हैं। देखिए जो खानों का अध्यक्ष होता था उसको अकाराध्यक्ष कहा जाता था, बिल्कुल सही सुमेलित है ये। और जो बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था, बूचड़ खाने के अध्यक्ष को सूनाध्यक्ष कहा जाता था, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। और जो राजकीय कृषि विभाग होता था, जो राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था उसको सीता अध्यक्ष कहा जाता था। ये तीनों ही जो है वो बिल्कुल सही सुमेलित है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी अर्थात तीनों जो है वो सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन, लिखित घटनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पे है? देखिए हमें बताना है कौन सी एक घटना जो है जो सबसे अंतिम में घटित हुई है। देखिए सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था 1829 में और ये लॉर्ड बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल था, उसके समय में लगाया गया था सती प्रथा पे प्रतिबंध। देखिए जो रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट आया था 1919 में आया था। और जो वुड डिस्पैच था, वुड डिस्पैच आया था 1854 में आया था। और वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट पारित हुआ था वो 1878 में पारित हुआ था। इस प्रकार जो सबसे लास्ट में घटना घटित हुई है वो देख रहे हैं हम लोग रॉलेट एक्ट, इसलिए सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस एक शासक के समकालीन नहीं थे? देखिए जो तुलसीदास जी थे वो अकबर और जहांगीर इन दोनों के ही समकालीन थे, परंतु वो बाबर के समकालीन नहीं थे, इसलिए इसका सही जवाब बी हो जाएगा। देखिए जो गोस्वामी तुलसीदास जी का समय पीरियड माना जाता है वो 1532 से लेकर के 1623 तक का माना जाता है और ये अकबर और जहांगीर के समय में पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है कि वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देखिए बनारस में जो संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया गया था जिसका उद्देश्य था हिंदू कानून और उसके दर्शन को उसके बारे में जानना, और इसकी स्थापना जो किए थे वो किए थे जोनाथन डंकन ने। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, जोनाथन डंकन ने किया था। देखिए जो डेविड हेयर और राजा राममोहन राय इन दोनों लोगों ने मिल करके कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। तो ध्यान रखिएगा, हिंदू कॉलेज की जो स्थापना किया था कलकत्ता में वो डेविड हेयर और राजा राममोहन राय ने मिल करके किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है कन्नौज राजधानी थी। देखिए कन्नौज किसकी राजधानी थी? तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। कन्नौज जो थी वो जो मौखरी वंश था, जो मौखरी शासक थे उनकी राजधानी थी। इस जो वंश की स्थापना होती है मौखरी वंश की, ये उत्तर गुप्त काल के पतन के बाद होती है और इसके जो प्रमुख शासक होते हैं वो हरिवर्मा हो गया और आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा, ये सभी जो है प्रमुख शासक थे मौखरी वंश के। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पे कुछ रचनाएं दी हुई हैं और उसके रचनाकार दिए हुए हैं। देखिए जो कुमार पाल चरित ये रचना है, इसके जो रचनाकार हैं वो जयचंद सूरी हैं और कर्पूर मंजरी जो है इसके जो रचनाकार हैं वो राजशेखर हैं और ललित विग्रह राज जो रचना किए हैं वो सोमदेव ने किया है और पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने किया है। इस प्रकार इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 2, 1, 4, 3 सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कैलाश मंदिर, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसके संदर्भ में बताना है कौन सा कथन जो है सही है। तो ये जो कैलाश मंदिर है ये द्रविड़ शैली में निर्मित है, ये बिल्कुल सही है और इस मंदिर का जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। देखिए ये भी बिल्कुल सही है, जो एलोरा का कैलाश मंदिर ये द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है और इसका जो निर्माण करवाया है वो कृष्ण प्रथम ने करवाया है और ये राष्ट्रकूट शासक था। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है बताना। यहाँ पे मध्यकालीन संत दिए हुए हैं और उनका कार्यक्षेत्र कहाँ पे रहा है वो उनका कार्यक्षेत्र दिया गया है। देखिए यहाँ पे शंकर देव जो थे, शंकर देव का जो कार्यक्षेत्र था वो असम था, बिल्कुल सही सुमेलित है। परंतु जो मलुक दास थे, मलुक दास का जन्म इलाहाबाद के कड़ा में हुआ था और इनका कार्यक्षेत्र भी मूलतः पूर्वी उत्तर प्रदेश माना जाता है। तो ये राजस्थान गलत है, इनका जो कार्यक्षेत्र था वो पूर्वी उत्तर प्रदेश माना जाता है। इस वजह से जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, बी वाला जो है वो सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा जो नरसिंह मेहता थे, देखिए नरसिंह मेहता का जो कार्यक्षेत्र था वो गुजरात था और नामदेव का जो कार्यक्षेत्र था वो
महाराष्ट्र था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के जो साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है। तो जो सल्तनत काल माना जाता है, तो सल्तनत काल का जो साम्राज्यवादी युग का प्रारंभ माना जाता है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय से माना जाता है। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय से। देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी का समय था वो 1296 से लेकर 1316 तक इसने जो है अपना शासन किया था, और इसी से जो है ये साम्राज्यवादी युग का प्रारंभ होता है। और जो अमीर खुसरो था, अमीर खुसरो इसको एक भाग्यवादी व्यक्ति कहता है, ये ध्यान रखिएगा। जो अमीर खुसरो था, अमीर खुसरो इसको भाग्यवादी व्यक्ति कहता है। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी था ये बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में मदद ए मास के संबंध में बताना है कौन सा कथन जो है वो सत्य है। देखिए पहला है कि इसका तात्पर्य विद्वानों को प्रदान की जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि से था। देखिए बिल्कुल सही है, मदद ए मास का मतलब होता था जो विद्वानों को प्रदान की जाने वाली जो भूमि होती थी और उस भूमि पे राजस्व नहीं लिया जाता था, और यह जो भूमि होती थी वो हस्तांतरित नहीं होती थी। देखिए जो मदद ए मास के तहत जो भूमि होती थी उस भूमि का हस्तांतरण नहीं होता था, और साथ ही जो ग्राही होता था उसके पास यह भूमि आनुवांशिक रूप से रहती थी। तो इस वजह से ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है मदद ए मास से संबंधित, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। उपरोक्त जो है सभी कथन सत्य हैं। देखिए और ये जो मदद ए मास जो भूमि होती थी, इस भूमि का जो निरीक्षण करता था उसको जो है वो सद्र कहा जाता था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था। तो किसका उद्देश्य था, जो भी ब्रिटिश अधिकारी थे उनको भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना। अगर वो भारतीय भाषा में शिक्षा प्राप्त करेंगे तभी तो भारतीय शासन प्रशासन को समझ सकते हैं। तो इस वजह से स्थापना किया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज का। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था, और उसका उद्देश्य ही था कि जो भी ब्रिटिश अधिकारी हैं उनको भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करना। देखिए जो फोर्ट विलियम कॉलेज था इसकी जो स्थापना किया था वो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। ये ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, और कब किया था, तो ये 1800 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे बताना है। यहाँ पे कुछ समाचार पत्र दिए हुए हैं और उनकी भाषाएं दी हुई हैं। तो देखिए जो भारत मित्र समाचार पत्र है ये हिंदी में प्रकाशित होता था, प्रजा मित्र जो होता था वो गुजराती में प्रकाशित होता था, और राष्ट्रमत जो होता था वो मराठी में प्रकाशित होता था। परंतु जो नायक समाचार पत्र था ये अंग्रेजी में प्रकाशित नहीं होता था। ये ध्यान रखिएगा, नायक जो समाचार पत्र था ये बंगाली में प्रकाशित होता था। इसकी जो भाषा थी वो बंगाली थी, इस वजह से जो है इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाले जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया गया था, और यह अधिनियम कब पारित हुआ था। देखिए जो जूरी अधिनियम था और उसका राजा राममोहन राय ने घोर विरोध किया था, क्योंकि वो धार्मिक आधार पर भेदभाव करता था। ये अधिनियम था, इसमें प्रावधान था कि किसी भी ईसाई, चाहे वो यूरोपीय हो चाहे भारतीय, उसकी जो सुनवाई है वो कोई भी हिंदू या मुस्लिम न्यायाधीश नहीं कर सकता। इसी वजह से जो है राजा राममोहन राय ने इसका विरोध किया था, और ये जो जूरी एक्ट था ये पारित हुआ था 1826 में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, 1826 में ये एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित संस्थाओं या संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कर कूट की सहायता से सही उत्तर बताना है। देखिए यहाँ पे कुछ संस्थाएं दी हुई है, देख लेते हैं इनकी स्थापना कब किया गया है। देखिए जो वेद समाज है, वेद समाज की जो स्थापना हुआ है वो 1864 में किया गया है, और इसके जो संस्थापक हैं वो के श्रीधरालु नायडू थे। तो इसके जो संस्थापक थे वो के श्रीधरालु नायडू इसके संस्थापक थे। और मोहम्मडन लिटरेरी जो सोसाइटी है इसका जो गठन किया गया था वो 1863 में किया गया था, और इसके जो संस्थापक थे वो अब्दुल लतीफ़ थे। और एशियाटिक जो सोसाइटी की स्थापना किया गया था ये 1784 में किया गया था, और इसके जो संस्थापक थे वो विलियम जोन्स थे। और प्रार्थना समाज जो है इसका स्थापना हुआ था 1867 में, और इसके जो संस्थापक थे वो आत्माराम पांडुरंग थे। और तत्वबोधिनी जो सभा है इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 1839 में होती है, और इसके जो संस्थापक थे वे देवेंद्र नाथ ठाकुर थे।
तो वो देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। तो इस प्रकार अगर इनको क्रम से लगाएंगे तो इसका जो सही जवाब होगा वो पहले 3 आ जाएगा, फिर 5 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बताना कौन सा एक जो है गलत तरीके से सुमेलित है। यहाँ पे कुछ विदेशी यात्री हैं और वो किसके शासन काल में आए थे, उस शासक का नाम दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो अल मसूदी विदेशी यात्री था वो आया था महिपाल प्रथम के शासन काल में, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। राल्फ फिंच जो था ये एक अंग्रेज व्यापारी था और ये अकबर के समय में आया था, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और जो डोमिंगो पायस था ये एक पुर्तगाली यात्री था और ये जो है वो अच्युत देव राय के समय में नहीं आया था, ये ध्यान रखिएगा, बल्कि ये आया था विजयनगर साम्राज्य के ही जो कृष्ण देव राय थे, कृष्ण देव राय के शासनकाल में आया था। इस वजह से जो इसका सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, सी वाला जो है सही सुमेलित नहीं है। और जो फ्रांसिस्को पेलसार्ट था ये जहांगीर के शासनकाल में आया था और ये एक डच यात्री था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। डोमिंगो जो पायस था, डोमिंगो पायस एक पुर्तगाली यात्री था और ये विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था कृष्णदेव राय उसके शासनकाल में आया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन है उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित मिलाम हिमनद से कौन सी नदी का उद्गम होता है। देखिए जो मिलाम हिमनद है वहां से शारदा नदी जिसको काली गंगा कहा जाता है इसका उद्गम होता है। इस वजह से जिसका सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। देखिए जो नुब्रा नदी है इसका जो उद्गम होता है ये सियाचिन ग्लेशियर से होता है, इसका जो उद्गम होता है वो सियाचिन ग्लेशियर से होता है। और जो मंदाकिनी नदी है इसका जो उद्गम होता है वो सुमेरु ग्लेशियर से होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन की पहचान करना है। देखिए पहला है कि दंडकारण्य पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। देखिए बिल्कुल सही है, जो दंडकारण्य पठार है वो भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। इसमें जो क्षेत्र आते हैं वो उड़ीसा आ जाता है, छत्तीसगढ़ आता है, तेलंगाना आता है, महाराष्ट्र आता है, आंध्र प्रदेश आता है। यहाँ तक जो है वो दंडकारण्य पठार जो है वो विस्तृत है। सेकंड है इसमें कि मेघालय का पठार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। देखिए बिल्कुल सही है, ये मेघालय का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग माना जाता है। और थर्ड है इसमें कि जो मालवा का पठार है वो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। तो जो मालवा का पठार है वो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ही सही है, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। सभी कथन जो है वो सत्य हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारत के पश्चिमी तट पर निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित है। देखिए जो भारत का पश्चिमी तट है तो पश्चिमी तट में बताना है कौन सा एक जो है वो सबसे दक्षिण में स्थित है, कौन सा सबसे दक्षिण में स्थित है। देखिए जो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, जो नागरकोइल है, नागरकोइल जो ये तमिलनाडु में स्थित है। और कन्नूर जो है वो केरल में स्थित है। और जंजीरा जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। और जो सिंधु दुर्ग है ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस प्रकार देखेंगे कि सबसे नीचे जो है वो नागरकोइल आ रहा है तमिलनाडु में, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन है पूना की संधि कब हुई थी। तो 1817 में हुई थी, इसका परिणाम क्या था। देखिए जो पूना की संधि हुई थी ये कब हुआ था। तो देखिए जो पूना की संधि हुई थी 1817-18 में, ये संधि था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम था। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम था। और इस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। और इस युद्ध में क्या होता है, जो पेशवा होता है बाजीराव द्वितीय होता है, बाजीराव द्वितीय जो है ये पराजित हो जाता है, हार जाता है। और तभी से जो होता है वो पेशवा का पद भी जो है वो समाप्त हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये किससे हुआ था, तो ये पूना की संधि से डिसाइड किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए हुए हैं, एक अभिकथन और दूसरा कारण है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो देखिए पहला इसका अभिकथन है कि धूमकेतु जिसको कॉमेट कहा जाता है, तो धूमकेतु जो है ये मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं। देखिए बिल्कुल सही है, जो धूमकेतु होता है जिसको पुष्यल तारा भी कहा जाता है, और ये जो है ये सूर्य की तरफ जब ये बढ़ते हैं तभी ये दिखाई देते हैं, क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती है इनको चमकीला बना देती है। जो सूर्य की किरणें होती हैं उनसे जो गैस निकलती हैं वो गैसों के कारण ये चमकीला हो जाते हैं। तो कथन और कारण सही है दोनों, और दोनों सही व्याख्या भी कर रहा है। इस वजह से जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित है, हमें ये बताना है। यहाँ पे कुछ जनजातियां दी हुई हैं और उनकी अवस्थिति दिया हुआ है। जो खस जनजाति है, देखिए खस जनजाति जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ये तो सही सुमेलित नहीं है। खस जनजाति जो पाई जाती है वो उत्तराखंड में पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है और जम्मू
कश्मीर में पाई जाती है। जो तमरिया जनजाति है, देखिए तमरिया जनजाति जो है वो झारखंड में पाई जाती है, बिल्कुल सही सुमेली थी, इस वजह से इसका सही जवाब बी हो जाएगा। जो तमरिया जनजाति है वो झारखंड में पाई जाती है। और इसके अलावा भी देख लेते हैं जो लिम्बूस जनजाति है। देखिए लिम्बूस जनजाति वो तमिलनाडु में नहीं पाई जाती है, लिम्बूस जो जनजाति है वो सिक्किम में पाई जाती है। और अंगामी जो जनजाति है ये असम में नहीं पाई जाती है, ये नागालैंड में पाई जाती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, तमरिया जनजाति जो है वो झारखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें रवि समूह की हैं। देखिए जो फसल है, जो रवि की जो फसल है रवि समूह की, तो जो रवि फसल की बुआई की जाती है, ध्यान रखिएगा इसकी जो बुआई होती है, बुआई इसकी होती है अक्टूबर नवंबर में, और इसकी जो कटाई होती है, कटाई इसकी होती है मार्च और अप्रैल में। तो रबी फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। इसके तहत जो फसलें आती हैं वो गेहूं आता है, जौ आता है, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये सभी आते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा, जो चना, मटर, सरसों, आलू। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म झरना नहीं बल्कि कृत्रिम झील है। बताना यहाँ पे कौन जो है वो एक गर्म झरना नहीं है बल्कि वो एक कृत्रिम झील है, जो मानव निर्मित झील है। देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 29 का वो हो जाएगा बी, कोडाई कोनाल। देखिए जो कोडाई कोनाल है ये एक गर्म झरना नहीं है बल्कि ये एक मानव निर्मित झील है। और ये झील कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है। और ये कैसी झील है ये भी ध्यान रखिएगा, तो ये ताजे पानी की झील है, ये ताजे पानी की जो झील है और ये मानव निर्मित झील है। इसके अलावा जो मणिकर्ण है, मणिकर्ण ये गर्म झरना है और ये कहाँ पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। तप्त पानी जो है ये भी गर्म झरना है, ये कहाँ पे है, तो ये देखिए उड़ीसा में है। और जो ब्रजेश्वरी है ये भी जो है एक गर्म झरना है और ये कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित जादूगुड़ा प्रसिद्ध है। देखिए जो जादूगुड़ा प्रसिद्ध है ये यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यूरेनियम उत्खनन के लिए जो जादूगुड़ा वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, सौर कलंक चक्र सन स्पॉट साइकिल का औसतन कितने वर्षों का होता है। देखिए इसका जो समय होता है, पूछ रहा औसतन कितने वर्षों का होता है। ये जो सूर्य से जो सौर ज्वाला निकलती है, जो सोलर फ्लेयर्स निकलता है, उसके निकलने के स्थान पे क्या है, काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। जहाँ से सोलर फ्लेयर्स ऐसे निकलता है, ज्वाला निकलती है, वहाँ पे एक काले काले धब्बे पड़ जाते हैं और इन्हीं धब्बों को जो है वो सन स्पॉट कहा जाता है। और इनके जो बनने बिगड़ने की प्रक्रिया होती है वो औसतन 11 वर्ष की होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, इनकी जो प्रक्रिया होती है वो 11 वर्ष की होती है। और ये जो सन स्पॉट होता है, ये जो सन स्पॉट होता है ये सूर्य का अपेक्षाकृत ठंडा भाग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, सूर्य का अपेक्षाकृत जो होता है वो ठंडा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन जो है वो प्रशांत महासागर से संबंधित है। कौन सी धारा जो है वो प्रशांत महासागर से संबंधित है। देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा, हम्बोल्ट धारा। हम्बोल्ट धारा जो है ये प्रशांत महासागर से संबंधित धारा है। ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में प्रभावित होती है और ये कैसी जलधारा है, ध्यान रखिएगा, ये ठंडी जलधारा है। और यही हम्बोल्ट जलधारा है जो अल नीनो आता है, जो अल नीनो या ला नीना जो आता है वो यही धारा है जो इनको प्रभावित करती है, जिनका प्रभाव जो है वो मानसून, इसके प्रभावित होने से जो है मानसून प्रभावित होता है। इसके अलावा जो कनारी की धारा है, फॉकलैंड की धारा है और लेब्राडोर की धारा है। देखिए ये तीनों ही जो है वो अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं, ध्यान रखिएगा, ये अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। और ये भी जो है कैसी जलधारा है, तो ये भी जो है वो ठंड जलधाराएं हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। देखिए जो मकर रेखा है वो टोटल 12 देशों से होकर गुजरती है। ब्राजील हो गया, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोगा एवं नामीबिया, यहाँ से जो है मकर रेखा गुजरती है, परंतु वो बोलीविया से नहीं गुजरती। इस वजह से सही जवाब इसका ए हो जाएगा, बोलीविया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पे देखिए गलत कथन का चयन करना है। तो भूकंप जो अर्थक्वेक होता है, इसका जो सर्वप्रथम जहाँ पे उद्भव होता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। देखिए बिल्कुल गलत है, भूकंप का जहाँ पे उद्भव होता है, जैसे जहाँ पे भूकंप आया और जहाँ पहुंचता है, तो भूकंप जहाँ से उद्गम होता है उसको फोकस कहा जाता है, यानी उसको फोकस कहा जाता है या भूकंप मूल कहा जाता है। और जहाँ पे सबसे पहले भूकंप पहुंचता है उसको जो है वो एपिसेंटर कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अधिकेंद्र या उसको एपिसेंटर कहा जाता है। इस वजह से पहला गलत हो गया। सेकंड है भूकंपी जो तरंगे होती हैं वो जहाँ सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे भूकंप मूल कहा जाता है। देखिए नहीं, अभी हमने देखा कि भूकंप जहाँ से निकलता है उसको भूकंप मूल कहते हैं, और जहाँ पे सर्वप्रथम किरणें पहुँचती हैं, तरंगे जो पहुँचती हैं, जहाँ पे उनको रिकॉर्ड किया जाता है उसको अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहा जाता है। तो दोनों
दोनों ही जो है वो उल्टे लिखे हुए हैं, रिवर्स लिखे हुए हैं, इसलिए ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही जो है वो असत्य कथन हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। देखिए, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जो उससे गैसें निकलती हैं उसमें जो सबसे ज्यादा मात्रा होती है वो जलवाष्प की होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा, जलवाष्प। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों पर विचार करना है और बताना है कौन जो है वो सही सुमेलित है। तो देखिए, एटलस पर्वत जो है वो उत्तर दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है, और ओकावांगो द्रोणी जो है वो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में अवस्थित है, और एबिसीनिया का जो पठार है वो पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। तीनों ही जो है वो सही सुमेलित है, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है वो सुमेलित हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अगुल्हास बेसिन अवस्थित है। देखिए, जो अगुल्हास बेसिन है वो कहाँ पे स्थित है? तो अगुल्हास बेसिन जो है वो हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, हिंद महासागर में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित देशों में से कौन एक भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाती है? देखिए, जो भूमध्य सागर है उससे कौन सीमा नहीं बनाता, ये बताना है। तो ये जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर जो है ये दक्षिण में, इसके जो दक्षिण में सीमा बनाता है वो अफ्रीका सीमा बनाता है इसके दक्षिण में, और इसके जो उत्तर में सीमा बनता है वो यूरोप बनाता है। इसके उत्तर में सीमा यूरोप बनाता है। इसके अलावा ये जो पूर्व में सीमा बनाता है, तो ये पूर्व में जो है वो एशिया महाद्वीप से सीमा बनाता है। और इसके अलावा भी जो है वो 21 देशों से इसकी सीमाएं मिलती हैं, परंतु किससे सीमा नहीं बनाता है, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा, जॉर्डन। जॉर्डन जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है भूमध्य सागर से, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भूसन्नतियों जियोसंक्लाइन को पर्वतों का पालना, कार्डेल ऑफ माउंटेन्स किसने कहा है? देखिए, जो भूसन्नति होती है उनको पर्वतों का जो पालना कहा है, ये कहा है जर्मन जो भूगोलवेत्ता थे कोबर। तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा, कोबर ने कहा है। कोबर के अनुसार जो भूसन्नतियां होती हैं उनको पर्वतों का पालना रही हैं, और जो भी वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है वो इन्हीं भूसन्नतियों पे ही हुआ है। और कोबर जो थे, इन्होंने जो हिमालय तुल्य जो पर्वत का विकास हुआ है उसकी व्याख्या इन्होंने किया है, और ये बताया है कि जो आज का हिमालय पर्वत है ये जो टेथिस भूसन्नति है उसी का परिणाम है। टेथिस भूसन्नति से ही जो हिमालय पर्वत है वो बना है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है, जैव आवर्धन से सबसे अधिक किसे विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना होती है? जैव आवर्धन जिसको बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है, तो बायोमैग्निफिकेशन से सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होता है? तो देखिए, जो बायोमैग्निफिकेशन होता है ये एक प्रक्रिया है। इसके द्वारा क्या होता है कि जो प्रदूषकों का संकेंद्रण होता है वो आहार श्रृंखला के एक जीव से दूसरे जीव में होता है। यानी जो भी प्रदूषण है वो एक जीव से दूसरे जीव में जाते हैं। जो सबसे लास्ट वाला जीव होगा उसमें तो सबसे ज्यादा इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा तो वहां पे बायोमैग्निफिकेशन ज्यादा पाया जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें तो सही जवाब हो जाएगा मानव। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, मानव। मानव में जो है वो जैव आवर्धन सबसे अधिक होगा और सबसे ज्यादा इनको प्रभावित करेगा, क्योंकि मानव जो है एक सर्वभक्षी है। ये वेज भी खा रहा है और ये नॉन वेज भी खा रहा है। इस वजह से इसके अंदर जो विषैले पदार्थ है उनका संचयन होने की जो संभावना है वो सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोलिनेशिया का प्रमुख द्वीप नहीं है? देखिए, जो पोलिनेशिया का प्रमुख द्वीप नहीं है ये बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। गिलबर्ट जो है वो पोलिनेशिया का प्रमुख द्वीप नहीं है, बल्कि ये माइक्रोनेशिया का प्रमुख द्वीप है। ये ध्यान रखिएगा, ये माइक्रोनेशिया का प्रमुख द्वीप है। इसके अलावा टोगा, कुक और समोआ, ये तीनों ही जो है वो पोलिनेशिया के प्रमुख द्वीप हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए हुए जिनमें से एक कभी कथन है और दूसरा कारण है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसका अभिकथन है कि 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास होता है। देखिए, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो पछुआ पवनें सर्वाधिक तीव्र होती हैं, सर्वाधिक उनका विकास होता है वो दक्षिणी अक्षांश में होता है। देखिए, ये अर्थ है और इसका ये नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका इक्वेटर है। तो यहाँ पे क्या है कि जो 40 से 65 के बीच में जो दक्षिणी अक्षांश है वहाँ पे इनका विकास होता है। इसका कारण ये होता है कि यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जो धरातल होता है उनकी कमी पाई जाती है, धरातली अवरोधों की कमी पाई जाती है। इसी वजह से जो है पछुआ पवनें यहाँ पे ज्यादा तीव्र होती हैं। यहाँ पे इनके कई सारे उपनाम भी देखने को मिलते हैं। तो इसका देखिए कथन तो सही है और कारण भी जो है इसका सही है कि 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो धरातली अवरोधों का अभाव होता है, इस वजह से जो है ये पवनें ज्यादा विकसित होती हैं। तो ये दोनों सही भी हैं, सही व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए इसका सही जवाब ए हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बताना है कौन सा जो है एक सही सुमेलित नहीं है। कुछ स्थानीय पवन दिया हुआ है, उसका प्रभाव क्षेत्र दिया हुआ है। तो देखिए जो काराबुरान स्थानीय जो पवन है ये तारिम बेसिन मध्य एशिया में चलती है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और ब्लिजार्ड जो स्थानीय पवन है ये कनाडा में चलती है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और ब्लैक रोलर जो है ये दक्षिण अमेरिका में नहीं चलती, ध्यान रखिएगा, ये नॉर्थ अमेरिका में चलती है, तो इस वजह से ये सही सुमेलित नहीं है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। और सामुन जो स्थानीय पवन है ये ईरान में चलती है, बिल्कुल सही सुमेलित है। देखिए जो ब्लैक रोलर पवन है ये गर्म और शुष्क पवन है और ये कहाँ चलती है, तो ये नॉर्थ अमेरिका में चलती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्न व्यक्तियों में कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहा है। कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 44 का, वो हो जाएगा सी, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो है ये उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। इनका जो कार्यकाल रहा है तो ये नवंबर 1990 से लेकर के ये जून 1991 तक ही जो है ये प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके अलावा जो मोरारजी देसाई थे, देखिए मोरारजी जो देसाई थे वो इंदिरा गांधी के समय में जो है वो उप प्रधानमंत्री थे। और जो चौधरी चरण सिंह थे, चौधरी चरण सिंह जो थे ये मोरारजी देसाई के समय में उप प्रधानमंत्री थे। और जो चौधरी देवी लाल थे, चौधरी देवी लाल जो थे ये उप प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर के कार्यकाल में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति के रूप में किसका उल्लेख नहीं मिलता है। जो हमारी प्रस्तावना है उसमें भारत की जो प्रकृति है उसके लिए किस वर्ड का जो है प्रयोग नहीं किया गया है, किसका उल्लेख नहीं मिलता है। देखिए जो हमारी प्रस्तावना है उसमें तो हम लोग कहते हैं कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात की गई है। तो यहाँ पे कहीं भी जो है कल्याणकारी राज्य की बात नहीं किया गया है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। देखिए जो ये प्रस्तावना है इसको जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था इसी को ही प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है, यह वर्णित है। देखिए जो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है ये बात करता है अनुच्छेद 57, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो कोई भी व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित हो सकता है। इसके अलावा देखिए जो 55 है, अनुच्छेद 55 जो है, अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वो एक जो प्रणाली के आधार पे होगा और उस प्रणाली में क्या होगा कि जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है उसी के आधार पे जो है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। और जो अनुच्छेद 56 है इसमें राष्ट्रपति की पदों की अवधि बताई गई है कि राष्ट्रपति जो है वो अपनी पद की अवधि पर जो है जो उनकी अवधि 5 वर्ष है तब तक बना रहेगा, या जब तक उसका उत्तराधिकारी उस पद को ग्रहण नहीं कर ले रहा है तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 नंबर का क्वेश्चन है कि यहाँ पे भी एक अभिकथन दिया है, दूसरा कारण दिया है और यहाँ पे बताना है कि क्या स्थिति है। तो जो अभिकथन है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। देखिए हम लोग बिल्कुल सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न अंग होता है परंतु वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और कारण कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। देखिए बिल्कुल सही है, दोनों सही है परंतु ये व्याख्या नहीं कर रहा है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है ये बात कहा गया है अनुच्छेद 79। देखिए आर्टिकल जो 79 है ये कहता है जो संसद बनी है वो 3 चीजों से मिलकर बनी है, एक तो लोकसभा है और राज्यसभा है और तीसरा जो है वो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। तो दोनों सही है और सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 20 का सही जवाब। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उपराष्ट्रपति के संबंध में सही नहीं है। देखिए उपराष्ट्रपति के संबंध में हमें देखना है यहाँ पे कथन। तो पहला है कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखिए बिल्कुल सही है, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। देखिए ये बिल्कुल सही है कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति तो होता है परंतु वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। थर्ड है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 1 साल तक कार्य कर सकता है। देखिए बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जो उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मैक्सिमम जो है वो 6 मंथ तक काम कर सकता है। 6 मंथ के बाद जो है वो राष्ट्रपति का अगर पद खाली है तो उसको चुनाव कराया जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सी वाला सही नहीं है और बाकी भी देख लेते हैं। अगर मत बराबर होने की स्थिति है तो जो निर्णायक मत का अधिकार है वो उपराष्ट्रपति को दिया गया है, उपराष्ट्रपति यानी जो सभापति है उसको दिया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और बताना है कौन सा आंसर जो है वो सही है। यहाँ पे कुछ संविधान संशोधन अधिनियम दिए हुए हैं और उनका प्रावधान दिया है। देखिए जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम था ये 10वीं अनुसूची से संबंधित था जिसमें दल बदल कानून दिया गया है। तो ये दल बदल
मंडल कानून जो है 10वीं अनुसूची 92वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है, तो बिल्कुल सही सुमेलित है। बी है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए जो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इससे जो दिल्ली है उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। सी है इसमें कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इसके द्वारा नागरिकों की जो मतदान की आयु थी उसको 18 वर्ष किया गया था। जो पहले 21 वर्ष था उसको घटा के 18 वर्ष किया गया था, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और डी है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसके माध्यम से संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था और ये पंचायतों से संबंधित प्रावधान था, तो ये भी जो है बिल्कुल सही सुमेलित है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो 1 2 3 4 हो जाएगा, तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, किंतु इस आशय की सूचना उन्हें देनी पड़ेगी। देखिए कोई भी अगर राज्य की विधानसभा है तो राज्य की जो विधानसभा होती है, जहाँ पे जो मैक्सिमम संख्या होती है वो 500 होगी और जो मिनिमम संख्या होगी वो 60 होगी। तो वहाँ जो किसी भी राज्य की जो विधानसभा है, वो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है, उनका जो देखिए जो चुनाव होता है उन्हीं सदस्यों में से ही किया जाता है। परंतु अगर उनको उनके पद से हटाया जाएगा तो वो साधारण बहुमत के द्वारा हटाया जाएगा और इसकी सूचना उनको जो दी जाएगी वो 14 दिन पूर्व दी जाएगी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। 14 दिन पूर्व नोटिस दे करके ही उनको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए जो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था वो 1955 में किया गया था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 1955 में किया गया था। देखिए जो संविधान का अनुच्छेद 344 है, आर्टिकल 344 जो है वो राजभाषा के लिए आयोग गठित करने का उपबंध करता है। और जो प्रथम राजभाषा का आयोग का गठन किया गया था वो बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। जो बीजी खेर की अध्यक्षता में फर्स्ट जो राजभाषा आयोग था उसका गठन किया गया था और उसने जो अपनी रिपोर्ट दिया था वो 1955 में दिया था और इसी रिपोर्ट के आधार पर जो है वो राजभाषा अधिनियम 1963 जो है वो पास किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष जो है उनको शामिल किया गया था? देखिए जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा, जिसको भी हमने पीछे देखा। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा वो एक निर्वाचक मंडल करेगा और उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन से शामिल होंगे, कौन कौन से लोग। जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें संसद के जो दोनों सदन है, उन दोनों सदनों के जो भी निर्वाचित सदस्य होंगे, जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। इसके अलावा जो राज्य की जो विधानसभा है, राज्य की विधानसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर होंगे वो इलेक्टेड मेंबर निर्वाचित सदस्य ही उसमें भाग लेंगे। इसके अलावा जो 70वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 1992 का, 70वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 1992 का, इसमें ये कहा गया कि दिल्ली और पुदुचेरी जहाँ पे क्या है कि विधानसभा है, तो दिल्ली और पुदुचेरी को भी जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा उसमें भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी 1992 में। और ये कौन सा था? तो ये 70वां संविधान संशोधन था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार करना है और बताना है कौन सा राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। देखिए राज्यसभा जो है ये संसद का ऊपरी सदन है और ये एक अस्थायी सदन है। ये राज्यों का जो है प्रतिनिधित्व करने वाली सभा है और यहाँ पे अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 ये दोनों ही जो है राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 249 के तहत जो राज्य सूची में वर्णित विषय हैं उनको राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का जो है वो शक्ति राज्यसभा को है। और जो अनुच्छेद 312 है इसके तहत कोई भी जो नई अखिल भारतीय सेवा का प्रारंभ करना होगा तो वो राज्यसभा के लिए इसमें विशेष शक्ति दी गई है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 1 और 3 हो जाएगा, तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? यहाँ पे बताना है कौन सा एक जो है वो मूल कर्तव्य नहीं है। देखिए जो मूल कर्तव्य है ये संविधान में मूल रूप से शामिल नहीं थे। इनको 42वां जो संविधान संशोधन किया गया उसके द्वारा इनको जो है संविधान में जोड़ा गया है और जब इनको जोड़ा गया था तब ये मूल रूप से 10 थे, लेकिन वर्तमान में जो है वो 11 मूल कर्तव्य हैं। देखिए इसका जो सही जवाब होगा कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, तो डी जो है मतदान करना जो है वो मूल कर्तव्य नहीं है। और इन मूल कर्तव्यों को किसकी समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इनको जो है वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इनको संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधान मंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। देखिए
देखिए ये जो हमारी जुडिशरी है उसको ये पावर है कि अगर कोई भी कानून बनाया है विधानमंडल, अगर वो कानून अगर मूल अधिकारों का हनन कर रहा है या मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसी विधि का जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन होगा, और अगर कानून ऐसा होगा उल्लंघन करने वाला तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। कि जो पुनरावलोकन के प्रकार से जो शक्ति है ये अनुच्छेद 13 के तहत दिया गया है। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, अनुच्छेद 13। और ये जो पुनरावलोकन करने की जो शक्ति है किसको है, तो ये सुप्रीम कोर्ट को है और ये हाई कोर्ट, इन दोनों को ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। तो नीचे जो अनुच्छेद दिए हुए हैं, अगर उसमें चेंजिंग करना है तो सिर्फ संसद का साधारण बहुमत लगेगा, तो ये है अनुच्छेद 106। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, अनुच्छेद 106। अनुच्छेद 106 जो है वो संसद सदस्यों के वेतन भत्ते से संबंधित है, तो वेतन भत्ते में अगर संशोधन करना है तो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। देखिए जो अनुच्छेद 368 है ये संविधान संशोधन अनुच्छेद है। अगर संविधान में कोई भी संशोधन करना है वो विशेष बहुमत से, तो अनुच्छेद 368 के तहत होगा, और इसके तहत है संसद के विशेष बहुमत तथा जो आधे से अधिक राज्यों की अनुमति की आवश्यकता होती है। और इसी 368 के तहत हम किसको चेंज करेंगे, अनुच्छेद 54 को करेंगे, 55 को करेंगे, 162 को करेंगे, 73 को करेंगे, 241 को करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है, तो पहला है धर आयोग। देखिए जो धर आयोग का गठन किया गया था वो जून 1948 में किया गया था, बिल्कुल सही सुमेलित है। जो जेवीपी समिति का गठन किया गया था, जेवीपी समिति का गठन दिसंबर 1949 में नहीं किया गया था बल्कि दिसंबर 1948 में किया गया था, इस वजह से सही जवाब तो इसका बी ही हो जाएगा। फजल अली आयोग का जो गठन किया गया था वो दिसंबर 1953 में किया गया था, और जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था उसका जो गठन किया गया था वो अगस्त 1956 में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कथन जो है वो स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सही है, ये बताना है। देखिए जो स्थगन प्रस्ताव होता है इसका तात्पर्य होता है सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना, और स्थगन प्रस्ताव जो होता है ये सरकार के विरुद्ध आता है और ये एक निंदा प्रस्ताव के तरीके से आता है। ध्यान रखिएगा, एक निंदा प्रस्ताव के रूप में इसको लाया जाता है, और यह प्रस्ताव जो है किसी सदस्य के द्वारा गंभीर सार्वजनिक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है, जिसको ये जो स्थगन प्रस्ताव है जिसको एडजर्नमेंट मोशन भी कहा जाता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कि इसका तात्पर्य है सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी के संबंध में कथनों पे विचार करना है। देखिए होता क्या है, जो कृषि उत्पादों का जो मूल्य निर्धारण करने के लिए एक खाद्य मूल्य नीति समिति का गठन किया जाता है। खाद्य मूल्य नीति समिति का गठन किया जाता है कब, 1964 में, और इसी की सिफारिश के आधार पर जो है 1965 में कृषि मूल्य आयोग का गठन किया जाता है, और इसी कृषि मूल्य आयोग का जो है नाम बदलकर 1985 में इसको कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी कर दिया जाता है। तो और इसकी जो भी संस्तुति होती है देखिए वो सरकार इसको मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, सरकार इसको मानने के लिए बाध्य बिल्कुल भी नहीं होती है। अब चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला है कि इसकी स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश हुई थी। देखिए बिल्कुल गलत है, हमने देखा इसकी जो स्थापना हुई है वो खाद्य मूल्य नीति समिति 1964 के आधार पे 1965 में कृषि मूल्य आयोग बना, और उसी का नाम जो है चेंज किया गया 1985 में सीएसीपी रखा गया। और यह जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, खरीद मूल्य जो परचेजिंग प्राइस होता है, और आवंटन मूल्य जो होता है इसका निर्धारण करने के लिए सरकार को सलाह देती है। बिल्कुल सही है ये। और थर्ड है कि केंद्र सरकार इसकी संस्तुतियों को मानने के लिए बाध्य है। देखिए हमने क्या देखा कि ये बाध्य नहीं है, इस वजह से थर्ड भी जो है वो गलत हो जाएगा। केवल कथन 2 सही है, इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। केवल 2 कथन जो है वो सत्य है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है, विदेश व्यापार में कृषि निर्यातकों की महत्ता पर जोर देने के लिए विशेष कृषि उपज योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। देखिए विशेष कृषि उपज योजना प्रारंभ किया गया था 2004-05 में। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 2004-05 में किया गया था। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो फलों, वनस्पतियों, फूलों, लघु वानिकी उत्पादकों के जो भी निर्यातक थे उनको प्रोत्साहन प्रदान करना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। देखिए जो लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला जो पहला भारतीय राज्य है वो है ओडिशा। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ओडिशा। देखिए जो एक्ट बनाया था वो सबसे पहले ओडिशा ने बनाया था 1970 में, लेकिन सर्वप्रथम लोकायुक्त को जिसने लागू किया था, ये ध्यान
रखिएगा, जो सबसे पहले जिसने सबसे पहले लोकायुक्त पद का सृजन किया, तो पद का जो सृजन किया सबसे पहले वो किया था महाराष्ट्र ने, वो पद का सृजन महाराष्ट्र ने किया था और इसको पारित सबसे पहले किया था उड़ीसा सरकार ने। और जो लोकायुक्त पद का बात किया गया था वो जो प्रथम ARC था, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, उसी के तहत इस पद की बात किया गया था। और ये राज्य स्तर पर जो है एक लोकायुक्त होता है और जो केंद्र स्तर पर होता है वो लोकपाल होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित युगों पर विचार करना है और बताना है इनका गठन कब हुआ था। तो देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का गठन जो हुआ था वो 1987 में हुआ था। गुजरात का जो गठन हुआ था 1960 में हुआ था। गोवा का जो गठन हुआ था देखिए वो 1985 में नहीं हुआ था, गोवा का गठन जो हुआ था वो 1987 में हुआ था। और मिजोरम का जो गठन हुआ था वो 1987 में हुआ था। तो देखिए केवल 3 वाला जो है वो सही सुमेलित नहीं है और क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, किसी उद्योग के स्वरूप एवं आकार का निर्धारण किया जाता है। देखिए कोई भी उद्योग है उसके स्वरूप एवं जो आकार का निर्धारण होता है वो निवेशित पूंजी, टर्नओवर और विद्युत की खपत, इन तीनों के आधार पे किया जाता है। इस वजह से इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी के द्वारा जो है किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, नीचे दो कथन दिए हुए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा कारण है और बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो अभिकथन इसका कि मौद्रिक नीति का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। देखिए जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसका जो प्रभाव पड़ता है वो इनडायरेक्टली पड़ता है, अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। उसका कारण है कि मौद्रिक नीति जो है वो मुद्रा बाजार यानी जो वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से संचालित होती है। तो बिल्कुल सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है, इस वजह से इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के डैश है। देखिए जो मुद्रास्फीति होती है इसका जो सामान्य अर्थ होता है वह एक स्थिति को दिखाता है जिसमें जो कीमत स्तर है उसमें कंटिन्यू वृद्धि होती है। जो भी कीमत होती है ना, कीमत में कंटिन्यू जो है वो वृद्धि होती रहती है और जो मुद्रा का जो मूल्य होता है, जो मुद्रा का मूल्य होता है वो गिरता रहता है, वो ह्रास होता रहता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो मुद्रास्फीति का अभिप्राय होता है वो बढ़ी हुई कीमतों के क्रम से है, जिसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है, कौन सा जो है एक गलत सुमेलित है। यहाँ पे कुछ विषय हैं और संबंधित अनुच्छेद हैं। देखिए जो प्रशासनिक अधिकरण का गठन हुआ था, प्रशासनिक अधिकरण का गठन हुआ था अनुच्छेद 223 का के तहत, बिल्कुल सही सुमेलित है। और जो समान नागरिक संहिता जो सिविल कोड की बात किया गया है अनुच्छेद 44 में किया गया है। और परिसीमन आयोग का जो गठन किया गया है वो अनुच्छेद 81 में नहीं किया गया है, ये गलत है, बल्कि वो अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग के गठन की बात किया गया है। और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में जो आवृत्ति की बात किया गया है वो अनुच्छेद 51 के तहत किया गया है, जो कि क्या है, एक DPSP है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन का वो हो जाएगा सी, परिसीमन आयोग जो है वो अनुच्छेद 82 है उसके गठन के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, वह स्थिति जब कच्चे माल पर आयात शुल्क की दर पूर्ण निर्मित वस्तुओं पर आयात ड्यूटी की तुलना में बहुत अधिक हो तो उसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि एक तो कच्चा माल है और एक तरफ कोई भी पूर्ण जो निर्मित कोई वस्तु है वो वस्तु है। तो देखिए जो पूर्ण निर्मित वस्तु पे जो ड्यूटी लग रही है, इसकी जो ड्यूटी है इसकी तुलना में इसकी जो ड्यूटी है वो बहुत अधिक है, वो बहुत ज्यादा है ड्यूटी। तो ऐसी ड्यूटी को क्या कहा जाता है, तो ऐसी ड्यूटी को इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इसका जो उद्देश्य होता है लगाने का, देखिए ये जो ड्यूटी लगाई जाती है ये घरेलू उद्योगों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो पहला है कि अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD को ही वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। जो विश्व बैंक लोन देता है वो IBRD और IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन दोनों अपनी दो जिनकी शाखाएं हैं इसी के माध्यम से ये लोन देता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में। देखिए इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में नहीं है, इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन DC में है। तो इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है। इस प्रकार जो है सेकंड तो गलत हो गया, केवल कथन एक सही, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थापना की दृष्टि से अंतिम स्थान पे, किसकी स्थापना जो है सबसे लास्ट में किया गया था। देखिए जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में किया गया था। और जो अग्रणी बैंक योजना है इसकी स्थापना 1969 में किया गया था। और जो भारतीय स्टेट बैंक है इसकी स्थापना 1955 में किया गया था। और नाबार्ड की जो स्थापना किया गया था वो 1982 में किया गया था। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं सबसे लेट में नाबार्ड की स्थापना हुआ, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे एक अभिकथन दिया हुआ है और दूसरा कारण दिया हुआ है। तो इसका अभिकथन है केन्स, जो कि एक ये
अर्थशास्त्री थे केन्स, इनके मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को उन्होंने अधिक महत्वपूर्ण माना है। देखिए बिल्कुल सही है, जो केन्स है उन्होंने मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि मंदी की जो स्थिति होती है उसका उपचार करने में मौद्रिक नीति जो है विफल रहती है, जबकि जो राजकोषीय नीति होती है वो पर्याप्त रूप से सफलता मिलती है उसमें। तो ये बिल्कुल दोनों ही सही और सही व्याख्या भी कर रहा है, इस वजह से इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। दोनों सही और सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन है, मार्शल मैकलुहान द्वारा वैश्विक गांव के संकल्पना की भविष्यवाणी की गई थी जो आधारित है। देखिए जो ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट है ये मार्शल मैकलुहान के द्वारा दिया गया था और ये आधारित था परिवहन एवं संचार के विकास पर। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था है घाटे की मुख्य व्यवस्था, उसका क्या उद्देश्य है। देखिए जो भारत जैसे जो भी विकासशील देश हैं वो घाटे की वित्त व्यवस्था का उनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है। जो भी विकास योजनाएं होती हैं उनके वित्त पोषण के लिए ये आवश्यक होता है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, आर्थिक विकास के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए किया जाता है। देखिए जो भी फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनको मल्टी कलर्ड जो सरफेस होता है उसको बनाने के लिए जिस केमिकल का प्रयोग किया जाता है वो है फ्लोरोसेंट पाउडर। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है और बताना है कौन सा जवाब जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है और सही जवाब देना है। देखिए यहाँ पे कुछ मेडिसिन है और इसका यूज कहाँ पे होता है ये बताना है। तो जो ये मेडिसिन है क्लोरोमाइसेटिन, इसका जो प्रयोग किया जाता है वो टाइफाइड नासी दवा है। क्रिस्टल वायलेट का जो प्रयोग होता है वो प्रतिरोधी रेसिस्टेंट में इसका प्रयोग किया जाता है और कलाय खंड का प्रयोग किया जाता है खेसरी दाल में, और न्यूमोकोनियोसिस का जो प्रयोग होता है वो कोयला खनन में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इसका जो मैच हो जाएगा वो 2 3 4 1 होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, 2 3 4 1। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, मैटॉक्स परीक्षण किससे संबंधित है। देखिए जो मैटॉक्स परीक्षण है ये टीबी रोग से संबंधित है। जो ट्यूबरकुलोसिस का हम जांच करने के लिए इसमें त्वचा में एक केमिकल ऐसा लगा देते थे, लिक्विड लगा देते हैं, उसकी लिक्विड की जो थोड़ी सी मात्रा होती है उसको इंजेक्ट करते हैं और उसी से जो है वो टीबी रोग का पता चलता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, क्षय रोग से संबंधित है मैटॉक्स परीक्षण। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सी विषाक्तता रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो देखिए कौन सी ऐसी टॉक्सिसिटी है जो ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है, तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में होता क्या है कि जो ब्लड के माध्यम से जो ऑक्सीजन जा रहा है अंदर उसी को ब्लॉक कर देता है, इसी वजह से जो है इंसान की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है। तो भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो जादूगोड़ा में। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, जादूगोड़ा। तो जादूगोड़ा कहाँ पे, तो ये झारखंड में सिंहभूम जिले में है, यहाँ पे जो है यूरेनियम की खदान पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, भोजन काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। देखिए भोजन काम और उत्पादन का जो नारा दिया गया था वो दिया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और 7वीं पंचवर्षीय जो योजना थी इसका जो टाइम पीरियड था वो 1985 से लेकर के 1990 के बीच में था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर बल देना था। इसके लिए जो है वो भोजन काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। इस जो योजना थी इसके जो वृद्धि दर था वो निर्धारित किया गया था 5%, परंतु जो प्राप्ति लक्ष्य हुआ था वो 6% रहा था, उससे ज्यादा का प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, एंजाइम होते हैं। देखिए एंजाइम जो होता है एक प्रोटीन होती है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। एंजाइम जो होता है एक प्रोटीन होता है और एंजाइम ये क्या होता है कि एक कार्बनिक पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है उसको बढ़ा देता है। एंजाइम की खोज किसने किया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसकी जो खोज किया था वो जर्मन वैज्ञानिक कुहने ने किया था। जर्मन वैज्ञानिक थे कुहने, इन्होंने जो है एंजाइम की खोज किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करता है। तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके कारण जो फलों का उत्पादन होता है वो बीज रहित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिब्रेलिन्स। इसका बी जवाब सही हो जाएगा। जिब्रेलिन्स जो हार्मोन है एक जटिल कार्बनिक यौगिक है और ये क्या करता है कि इसका जो प्रयोग होता है वो बीज रहित फलों के उत्पादन में किया जाता है और ये बीजों की जो
सुप्ता अवस्था होती है उसको भंग करके उन्हें अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, जिब्रेलिन्स। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे बताना है। यहाँ पे फसल दिया हुआ और उनकी प्रजाति दिया हुआ है। देखिए कंचन जो है ये आंवला की प्रजाति है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। वरुड़ा जो है ये सरसों की प्रजाति भी बिल्कुल सही सुमेलित है। सपना जो है वो मटर की प्रजाति भी बिल्कुल सही सुमेलित है। परंतु सूर्या जो है वो भिंडी की प्रजाति नहीं है, ये गलत सुमेलित है। सूर्या की प्रजाति किस किस प्रजाति का नाम है, तो वो आम, पपीता और आलू की प्रजाति का जो नाम है वो है सूर्या, इसलिए सही जवाब इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो देखिए श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र होता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। श्वसन तंत्र में जो अधिकतम एटीपी जो अणु को उत्पन्न करने वाला जो पद होता है वो क्रेब्स चक्र होता है, और क्रेब्स चक्र जो होता है वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है, इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों जो है करेक्ट हैं। क्रेब्स चक्र की खोज किसने किया था, तो क्रेब्स चक्र की खोज जो है वो हैंस क्रेब्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों तथा उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को दर्शाता है जो फंगी और हायर प्लांट्स के बीच होता है। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो भी हो जाएगा कवक मूल। कवक में क्या होता है, कवक मूल में क्या होता है कि जो कवक होता है वो मृदा से खनिज लवण और जल को सोख करके वो उच्च स्तरीय पौधों तक पहुंचाता है, और जो पौधे होते हैं वो भोजन तैयार करते हैं और वो भोजन को जो है वो कवकों तक उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरीके से जो इनका रिलेशनशिप डेवलप होता है उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन लिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन से कथन जो है वो सत्य है। तो पहला है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। देखिए बिल्कुल सही है, जो समतल दर्पण होता है उसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। और सेकंड है जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। देखिए ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जल के अंदर जो वायु का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। और थर्ड है किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो भी प्रतिबिंब बनता है मनुष्य की आंख में वो रेटिना पर बनता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है सही है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है वो सत्य हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है कौन सा जो है वो गलत तरीके से सुमेलित है। यहाँ पे कुछ पदार्थ दिए हुए हैं और उनकी उपयोगिता दी हुई है। देखिए बेनाड्रिल का जो उपयोग होता है वो प्रति हिस्टेमीन में किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग अग्निशामक में किया जाता है। और जो टेक्साल है इसका प्रयोग कैंसर रोधी दवा में किया जाता है। और नाइट्रोसेलुलोज का जो प्रयोग होता है वो संश्लेषित रबड़ में नहीं किया जाता है, बल्कि इसका जो प्रयोग किया जाता है वो विस्फोटक के लिए किया जाता है। ये विस्फोटक के लिए किया जाता है। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है, एंटीकोआगुलेंट पदार्थ कौन सा है, ये बताना है। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, हिपैरिन। हिपैरिन जो है इसको एंटीथाम्ब्रिन भी कहते हैं और ये एक संयुक्त पॉलीसैकेराइड है। इसकी वजह से ब्लड में जो है वो थक्का नहीं बनता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की निम्नलिखित तरंगों में से किनका अवशोषण पौधों के द्वारा तीव्र गति से किया जाता है। तो कौन से कलर का जो अवशोषण पौधे तीव्र गति से करते हैं। देखिए जो नीला और लाल रंग होता है इसका जो अवशोषण होता है तीव्र गति से होता है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन है, स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम नामक जो जीवाणु है निम्न में से किस रोग का कारक है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, विल्ट ऑफ पोटैटो रोग का। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, विल्ट ऑफ पोटैटो रोग का कारण है ये। बंची टॉप ऑफ बनाना जो है इसका जो वायरस है वो उसको बनाना वायरस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको जो है बनाना वायरस कहा जाता है। और एंगुलर लीफ स्टाफ ऑफ कॉटन, इस रोग का जो वाहक है उसको जैथोमोनास जीवाणु कहा जाता है। और पोटैटो मोजेक रोग जो है इसका जो कारण है वो पोटैटो वायरस है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्न नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर तरफ सही क्रम क्या है। तो कौन सी नदी जो पश्चिम से पूर्व की तरफ उनका क्रम बताना है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, गंगा, गोमती, घाघरा फिर गंडक। नेक्स्ट हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 90, इटावा या गौरीपुर घराना प्रसिद्ध है। तो जो इटावा घराना है वो प्रसिद्ध है सरोद वादन के लिए, इसका सही जवाब ए हो जाएगा, सरोद वादन के लिए जो है वो गौरीपुर घराना प्रसिद्ध है। 91 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनघनत्व के मामले में गाजियाबाद जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि द्वितीय स्थान पे कौन है। देखिए जो 2000 की जनगणना है उसके अनुसार से जो भी जनघनत्व है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक गाजियाबाद है नंबर 1 पे, सेकंड पे बनारस है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, वाराणसी जो है वो सेकंड स्थान पे है। और थर्ड स्थान पे क्या है,
तो थर्ड स्थान पे ध्यान रखिएगा लखनऊ, लखनऊ जो है ये थर्ड नंबर पर है। और सबसे लोवेस्ट कहाँ पे है, मिनिमम कहाँ पे है, तो मिनिमम जो है वो ललितपुर में है, मिनिमम जो है वो ललितपुर में है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, वाराणसी में सेकेंड स्थान पे है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का शीर्ष जिला है। देखिए जो ग्रामीण शिशु लिंगानुपात है इसमें जो शीर्ष पर है वो है बलरामपुर जिला। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, बलरामपुर जो है वो शीर्ष पर है। और जो मिनिमम है, जहाँ पे न्यूनतम है, न्यूनतम कहाँ पे है, तो न्यूनतम वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर जो है वो सबसे न्यूनतम है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। दो कथन दिए हुए हैं जिसमें एक कभी कथन है, दूसरा कारण है, बताना कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो हरे पौधे को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। हरे पौधे जो होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं क्योंकि पौधों में संचित जो भोज्य पदार्थ होता है उसको संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करता है, इसीलिए पौधों को जो है प्रथम प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। देखिए दोनों ही कथन जो है वो सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कीट बच्ची पौधे के संबंध में सत्य है। कौन सा कथन जो है वो कीट बच्ची पौधे के संबंध में सही है ये बताना है। तो इनमें हरी पत्तियां पाई जाती हैं, बिल्कुल सही, जो कीट बच्ची पौधे होते हैं उनमें हरी पत्तियां पाई जाती हैं और ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। देखिए बिल्कुल सही है, जो जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है इसीलिए वो पौधे जो है वो कीटों का भक्षण करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है कि ये पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, बिल्कुल अपना स्वयं बनाते हैं, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन, लिखित कथनों पर विचार करना है और बताना कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला है कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण हेतु अति आवश्यक है, तत्व है, बिल्कुल सही है, जो क्लोरोफिल का निर्माण होता है उसके लिए मैग्नीशियम आवश्यक तत्व है। और सेकंड है पोटेशियम जो होता है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए आवश्यक तत्व होता है, दोनों ही जो है वो सही है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान नेडा का गठन किया गया है। देखिए जो नेडा का गठन किया गया था उत्तर प्रदेश में वो किया गया है 1983 में, इसका सही जवाब भी हो जाएगा, 1983 में किया गया है। और इसका जो अभी जो नया नाम है वो उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास संस्थान है, अर्थात यूपी नेडा कर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। उत्तर प्रदेश की जो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है वो गौतम बुद्ध नगर में करती है। और सर्वाधिक कहाँ पे निवास करती है, तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक जो है वो प्रयागराज में ग्रामीण जनसंख्या है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, सूची 1 को सूची डी से सुमेल करना और सही जवाब देना है। तो IIVR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये कहाँ पे है, तो ये बनारस में है। IIPR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च जो है ये कहाँ पे है, तो ये कानपुर में है। IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये कहाँ पे, तो ये लखनऊ में है। और IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये कहाँ पे, तो ये बेंगलुरु में है। चारों ही जो है करेक्टली मैच है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन प्रथम बार कब किया गया था। देखिए जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। जो पहली बार इसका आयोजन किया गया था, इसका आयोजन किया गया था 2018 में, इसका सही जवाब सी हो जाएगा, 24 जनवरी 2018 को। और देखिए पहले जो उत्तर प्रदेश का नाम था वो संयुक्त प्रांत था, वो नाम था इसका संयुक्त प्रांत, परंतु अभी क्या है कि इसका नाम बदल करके 24 जनवरी 1950 को इसका नाम चेंज करके और उत्तर प्रदेश रखा गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना है। देखिए जो यूपी का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ये जो है वो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर, इसका जो है ये 7.33% है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा, 7.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन जो है वो असत्य कथन है। तो पहला है कि उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में हुआ था। देखिए ये बिल्कुल सही है, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में हुआ था। और उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की जो स्थापना है वो 1974 में हुआ था। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही है, तो क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2, दोनों ही जो है वो असत्य नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है और सही आंसर देना है। यहाँ पे मेला और उत्सव दिया है और उनका स्थान दिया हुआ है। तो रामायण मेला कहाँ लगता है, तो रामायण मेला चित्रकूट में लगता है। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। कालिंजर मेला जो है बांदा में लगता है। सोरो मेला जो होता है वो कासगंज में
लगता है। तो सभी मैच हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में किस महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास था? देखिए टोटल जो है वो 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपद में जो 8 महाजनपद हैं वो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, और उसमें भी जो ये सूरसेन महाजनपद था, इसका विकास जो है वो मथुरा के आसपास एरिया में हुआ था। तो इस वजह से जो इसका सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, सूरसेन जो महाजनपद था। और इसकी राजधानी क्या थी? सूरसेन महाजनपद, इसकी राजधानी मथुरा थी। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि इसकी जो राजधानी थी वो मथुरा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर नहीं है? तो कौन सा ऐसा बांध है जो बेतवा नदी पे नहीं बना है? देखिए माता टीला बांध, राजघाट बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये तीनों ही बांध जो हैं ये बने हैं बेतवा नदी पे। ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही बांध जो हैं वो बेतवा नदी पर बने हैं। परंतु जो बाणसागर बांध है ये बेतवा नदी पे नहीं बना, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। बाणसागर बांध जो है ये सोन नदी पर बना है। ये ध्यान रखिएगा, ये सोन नदी पर बना है। और ये जो बांध है ये यूपी, एमपी और झारखंड, इन तीनों का ही जो एक संयुक्त उपक्रम है, इसके द्वारा जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और प्रयागराज जो जिले हैं उनको सिंचाई की जो सुविधा होती है वो प्राप्त होती है बाणसागर बांध से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। 105 नंबर क्वेश्चन है, पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनाव में उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए जो पंचायतों में जो राज्य निर्वाचन आयोग की बात किया गया है वो अनुच्छेद 243 के तहत किया गया है। और जो यूपी में इस आयोग की स्थापना हुआ था वो हुआ था अप्रैल 1994 में। तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा, अप्रैल 1994 में हुआ था। और सबसे पहले जो चुनाव कराए गए थे वो 1995 में कराए गए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे मंदिर दिए हुए हैं, उनके स्थान दिए हुए हैं। तो गोविंद देव मंदिर, देखिए गोविंद देव मंदिर मथुरा में है, दशावतार मंदिर ललितपुर में है, और रेणुकेश्वर महादेव मंदिर, देखिए जो रेणुकेश्वर महादेव मंदिर है ये मिर्जापुर में नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये मिर्जापुर में नहीं है बल्कि ये सोनभद्र में है। तो ये सोनभद्र में है रेणुकेश्वर महादेव मंदिर। इसके अलावा दिगंबर जैन मंदिर जो है वो कौशाम्बी में है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, रेणुकेश्वर महादेव मंदिर जो है वो सोनभद्र में है, ना कि मिर्जापुर में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत नहीं है? कौन सी एक लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश का नहीं है? देखिए कजरी ये लोकगीत कहाँ का है? तो ये मिर्जापुर का है, ये मिर्जापुर का लोकगीत है। और आल्हा कहाँ का है? तो ये बुंदेलखंड का है, ये बुंदेलखंड का है। और रसिया जो लोकगीत है वो रसिया लोकगीत है ब्रजभूमि का। तो रसिया जो लोकगीत है ये ब्रजभूमि का है। और जो कार्तिक गीत है ये गीत नहीं है, ध्यान रखिएगा, कार्तिक जो है ये गीत नहीं है बल्कि ये एक लोक नृत्य है। कार्तिक जो है ये एक लोक नृत्य है, और ये कहाँ का है? तो ये भी बुंदेलखंड का है। इस प्रकार सही जवाब इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। 108 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए हैं जिनमें एक अभिकथन है, दूसरा कारण है, बताना कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला है कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। बिल्कुल सही है, 2 फरवरी को होता है। कारण क्या है कि इसी दिन रामसर संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। बिल्कुल सही है, इसी वजह से मनाया जाता है। कथन और कारण दोनों सही और व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए सही जवाब इसका ए हो जाएगा। देखिए जो रामसर संधि साइन हुआ था, ये रामसर कहाँ पे है? तो ये ईरान के रामसर में, ये ईरान में जगह का नाम है रामसर, वहां पे ये 1971 में हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। नया जनसंख्या बम का तात्पर्य क्या है? देखिए जो नया जनसंख्या बम है इसका तात्पर्य तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। 110 नंबर क्वेश्चन है, 2 घड़ियां एक साथ 8 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। पहली घड़ी 14 सेकंड में तथा दूसरी घड़ी 21 सेकंड में बजती है, तो कितने समय बाद दोनों फिर एक साथ बजेंगी? देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी 6 सेकंड। नेक्स्ट हम देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। 111 नंबर क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए 56। नेक्स्ट हम देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन। 112 नंबर क्वेश्चन है, राजेश जो वो 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहां से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूर पर है? तो इसका जो सही आंसर है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा कि इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है? तो वो जो पुरुष का महिला से संबंध है वो पिता का संबंध है। सही जवाब इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 18वें अक्षर के बाईं और छठा अक्षर कौन सा होगा? देखिए ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे इसका जवाब ए आएगा, बी होगा। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस सीरीज को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 115 नंबर का वो आएगा 20 का सही जवाब हो जाएगा।
116 नंबर को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी 486। और 17 नंबर को अगर आप सॉल्व करेंगे, ये भी रीजनिंग है, ऑर्निथोलॉजिस्ट बर्ड से संबंधित है, तो ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो किससे संबंधित है, तो मानव विज्ञान से संबंधित समस्याओं से, इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा, मानव विज्ञान। नेक्स्ट हम देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। 118 नंबर क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी। 119 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो ए आएगा 30। इसमें देखिए होता क्या है, 18 दूनी 36 होता है और 18 पच्चे 90 होता है, तो एक बार 2 का कर रहा है, 13 दूनी 26 होता है, 13 पच्चे 65 होता है। इसी प्रकार देखिए 15 पच्चे 75 होता है, तो 15 दूनी कितना होगा, तो यहाँ पे 30 होगा, इस वजह से इसका आंसर जो है वो ए आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है, यहाँ त्रिभुजों की संख्या पूछा है, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। यहाँ पे टोटल 10 त्रिभुजों की संख्या है। 121 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में डस्टलिक 2023 नामक जो सैन्य अभ्यास का आयोजन है भारत एवं किस देश की थल सेनाओं के मध्य किया गया है। देखिए जो डस्टलिक युद्ध अभ्यास है ये एक थल सेनाओं का अभ्यास है और भारत और किसके मध्य हुआ है, तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ है। इसका सही जवाब ये हो जाएगा, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ है। और इसका जो आयोजन किया गया है ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में बायो एशिया 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो बायो एशिया 2023 सम्मेलन जो किया गया है वो हैदराबाद में किया गया, इसका सही जवाब भी हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123, फरवरी 2023 में न्यूजीलैंड ने किस चक्रवात के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया था। देखिए न्यूजीलैंड ने चक्रवात की वजह से आपातकाल की घोषणा किया था, वो चक्रवात जो था वो था गैब्रियल, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, गैब्रियल चक्रवात के कारण जो है न्यूजीलैंड ने आपातकाल घोषित किया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में नितिन गडकरी द्वारा स्काई यूटीएम का अनावरण किया गया है। स्काई यूटीएम क्या है, तो देखिए जो स्काई यूटीएम है ये एक ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125, फरवरी 2023 में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई है। तो देखिए जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है वो किया गया है चंडीगढ़ में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी चंडीगढ़। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126, एम्पेक्स 2023 ये क्या है। तो देखिए जो एम्पेक्स 2023 है ये एक युद्धाभ्यास, इसका सही जवाब सी हो जाएगा, युद्धाभ्यास है। और ये जो तीनों सेनाएं हैं उनके मध्य ये युद्धाभ्यास होता है, जो थल की हो, जल की हो और वायु की हो, तीनों के मध्य होता है। और अभी इसका जो आयोजन किया गया है वो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में किया गया है, तो वो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127, फरवरी 2023 में निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देखिए यूनिसेफ के द्वारा बाल अधिकारों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बने वो आयुष्मान खुराना बने, इसका सही जवाब ये हो जाएगा आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 128 नंबर क्वेश्चन, फरवरी 2023 में उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया गया है। तो भारत का जो पहला ऊर्जा परमाणु प्लांट स्थापित करने की जो बात किया गया है वो किया गया है गोरखपुर गांव हरियाणा में, इसका सही जवाब भी हो जाएगा गोरखपुर गांव हरियाणा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129, फरवरी 2023 में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन दोस्त का उद्देश्य क्या था। देखिए जो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था ये तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उनके लिए जो राहत सामग्री भिजवाने के लिए प्रारंभ किया गया था, तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा तुर्की सीरिया में आए भयानक भूकंप हेतु। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में किस संघ या संगठन के द्वारा 2035 से कार्बन उत्सर्जन पेट्रोल एवं डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए मंजूरी दिया गया है। देखिए ये ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए इसको प्रारंभ किया है और ये प्रारंभ किया है यूरोपियन यूनियन ने, इसका सही जवाब डी हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा इसको कहा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131, फरवरी 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया है। तो देखिए जो यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं वो नील मोहन बने हैं, ये भारतीय मूल के हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नील मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, फरवरी 2023 में रियाना बरनावी को अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अरब महिला घोषित किया गया, वह किस अरब देश की निवासी है। देखिए जो रियाना बरनावी ये पहली अरब महिला है जो अंतरिक्ष में गई हैं और ये जिस रॉकेट से गई हैं उसका नाम है स्पेस एक्स फाल्कन 9, तो ये ध्यान रखिएगा ये फाल्कन 9 रॉकेट से गई हैं और ये सऊदी अरब की रहने वाली महिला है, इसका सही जवाब ये हो जाएगा सऊदी अरब। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 134 नंबर क्वेश्चन, फरवरी 2023 में भारत ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित MK3ALH हेलीकॉप्टर किस देश को सौंपे हैं। देखिए जो MK3ALH हेलीकॉप्टर है ये मॉरिशस को दिया गया है, इसका सही जवाब हो गया सी मॉरिशस को दिया है अभी भारत ने, और मॉरिशस जो इसका प्रयोग अपने पुलिस बल में करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135, फरवरी 2023 में वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ। देखिए वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन किया गया है वो किया गया है दुबई में, सही जवाब इसका ए हो जाएगा, दुबई में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर
136 फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया। देखिए जो जल जन अभियान है इसका प्रारंभ किया गया है राजस्थान में और जो पीएम ने किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, राजस्थान में प्रारंभ किया गया है। और राजस्थान में भी कहाँ पे, तो ये ध्यान रखिएगा राजस्थान के सिरोही जिले में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में भारत ने किस राज्य में व्हाइट गोल्ड के रूप में जाने जाने वाला लिथियम के भंडार की खोज किया है। देखिए लिथियम जो इसको व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, इसकी जो खोज की गई है वो जम्मू और कश्मीर में की गई। इसका सही जवाब भी हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 138 नंबर क्वेश्चन, फरवरी 2023 में किस देश द्वारा भारत के साथ हस्ताक्षरित समझौता प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत 12 चीते भेजे गए हैं। देखिए जो प्रोजेक्ट चीता भारत ने साइन किया है वो दक्षिण अफ्रीका के साथ साइन किया। इसका सही जवाब भी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से आए हैं और उनको भारत में कुनु नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में वहां पे इनको रखा गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139, फरवरी 2023 में चर्चा में रहे यायात्सो झील के संबंध में कौन से कथन जो है सत्य है। तो यायात्सो झील के बारे में है, तो यह लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। देखिए बिल्कुल सही है, लद्दाख का जो पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है वो यायात्सो झील को किया गया है। और यह झील जो है वो काली गर्दन वाले क्रेन के लिए एक लोकप्रिय प्रजनन स्थल है। तो यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, दोनों कथन जो है वो सत्य हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140 और ये इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार द्वारा नमस्ते योजना नमस्ते स्कीम के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसका उद्देश्य क्या है। देखिए अभी भारत सरकार ने जो बजट में नमस्ते स्कीम प्रारंभ किया है जिसके लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं, इसका जो उद्देश्य है वो है कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनको वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना और इसके साथ ही इस योजना के माध्यम से जो कस्बा एवं शहर है वहाँ पे सेफ्टी टैंक एवं सीवर की सफाई को यंत्रीकृत बनाना। तो इस वजह से इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा, सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना। तो ये था टेस्ट 140 क्वेश्चन का जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टेस्ट में। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।